तो आपकी जो युआन है कब ऐड हुई है आपकी? 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, 15 नहीं है वो 16। सो मैनिपुलेटिव हमने कल देख लिया था, लास्ट टॉपिक हमारा यही था। इसके बाद थोड़ा सा हमने वो देखा था। तो मैनिपुलेटिव में क्या होता है, हमने कल वैसे समझा था मैनिपुलेटिव। कोई भी कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहे तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए, देखो हर कंट्री एक्सपोर्ट्स ही बढ़ाना चाहती है, इंपोर्ट बढ़ा के तो फायदा है नहीं, नुकसान ही है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है। जैसे वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, उसके जो प्रोडक्ट्स है वो चीप हो जाएंगे, तो उसके एक्सपोर्ट्स आपको चीपर लगेंगे, सस्ते लगेंगे। एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, और एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे। जो कंट्रीज है सच एज इंडिया, यूएस, दे विल एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम, दे विल इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करेंगे, दे विल इंपोर्ट मोर फ्रॉम चाइना एंड it will affect their domestic industry. आपको ध्यान हो तो ट्रंप जो जीता था, ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री वालों को वादा किया था कि मैं चाइना पे स्टील और एल्यूमिनियम पे बैन लगा दूंगा, कि चाइना का बड़ा सस्ता है। मैंने आपको पहले ही बताया, चाइना इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुका है, पॉपुलेशन भी उसकी काफी ज्यादा है। ठीक है, वर्किंग वर्किंग एज पॉपुलेशन भी है उसके पास, तो वो जरूरत से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करता है। फिर वो इनको इधर उधर फेंकता है, तो इट विल अफेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ऐसे केस में आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या लगा सकते हो? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। और वो अगर आपको लगता है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर चाइना को लगेगा, अगर चाइना को अगर लगता है, यहाँ पे चाइना था आपका, चाइना को अगर लगता है कि ये आपका इरेशनल है, ऐसे ही कुछ भी करके लगा दिया है, then China can go to WTO। WTO देखेगा कि भाई किसकी गलती है, क्या इतने आप टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। ये चीप प्रोडक्ट्स किसी और कंट्री में इस तरीके से फेंकना कहलाता है डंपिंग। दिस इज डंपिंग। तो इस डंपिंग पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। हाँ, युआन इंटरनेशनल करेंसी है, युआन हैज बीन इंक्लूडेड इन एचडीआर बास्केट, दैट वी विल सी इन डिटेल। आईएमएफ में डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी करेंसी एचडीआर बास्केट में कैसे उनका वेटेड एवरेज लेते हैं, कैसे एचडीआर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एचडीआर आपका कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हम देखेंगे। एचडीआर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से $1.4 के आसपास था थोड़े टाइम पहले तक। तो एचडीआर भी डॉलर में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट वी विल सी। ठीक है, आईएमएफ में देखें। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। एक्सपोर्ट चीप करने के लिए आपने करेंसी को डिवैल्यू किया, एक्सपोर्ट चीपर हो गए, आप डंपिंग करोगे, बाकी लोग ज्यादा आपसे इंपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके सस्ते हैं प्रोडक्ट, उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अफेक्ट होगी, वो उस पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं। आपको लगता है कि इरेशनल लगाए, ठीक है, लगने नहीं चाहिए थे, तो आप डब्ल्यूटीओ में अपील कर सकते हो। यहाँ डब्ल्यूटीओ का रोल है, समझ गए आप बात को? ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के पास आप जा सकते हो, फिर डब्ल्यूटीओ देखेगा किसकी गलती है, किस डब्ल्यूटीओ डिसीजन जरूर देता है। अगर उसको लगेगा कि उन्होंने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इलॉजिकल लगाए, इरेशनल लगाए, तो वो चाइना के फेवर में देगा। और वो देखेगा कि अगर इन्होंने रैशनल लगाया, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जितना लगा सकते थे उतना लगाया, ज्यादा नहीं लगाया, इरेशनल नहीं है, तो किसके फेवर में देगा? इंडिया और यूएस के फेवर में देगा।
ये सबसे ज्यादा यही इन्हीं में चलता रहता है, चाइना, इंडिया, यूएस, यही हमारे काम के। ठीक है, एक दो बार यूरोपियन यूनियन के साथ भी छोटा मोटा चलता रहता है हमारा बट वो इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इंडिया का ज्यादातर कोई भी डिस्प्यूट होगा आपका ट्रेड से रिलेटेड, यू कैन गो टू दी। ठीक है, तो मैनिपुलेटिव में ये होता है। ठीक है, क्या करता है, करेंसी को डीवैल्यू कर देता है। चाइना यही करता आ रहा है, लेकिन अब उसकी करेंसी किसमें इंक्लूड हो गई है, आपकी एसडीआर बास्केट में। पहले 4 करेंसी थी, अब एसडीआर बास्केट में 5 करेंसी हो गई है। कौन कौन सी? डॉलर है सबसे मेन, तो फिर आपकी पाउंड है, फिर यूरो है। डॉलर आपको पता ही है किसकी है, पाउंड आपको पता ही है किसकी है, यूरो आपको पता ही है किसकी है, फिर येन है जापान की, और युआन है चाइना की। 5 करेंसीज आते हैं। इन 5 करेंसीज को हार्ड करेंसी बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल है। इनको आप कहीं पे भी, क्योंकि एचडीआर बास्केट है, इनको हार्ड करेंसी बोला जाता है। इनके अलावा जो सारी करेंसीज है वो आपकी सॉफ्ट करेंसी है। हाँ, बायस्ड होते हैं, थोड़ा बायस्ड होते हैं, लेकिन अभी इतना बायस्ड नहीं है। बायस्ड होते हैं, लेकिन ओबामा के आने के बाद, यूएस में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो काफी रिफॉर्म्स लिए गए ओबामा के टाइम पे। ठीक है, आपको पता हो तो, जब आपका, देखो सभी होते हैं, देखो इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, 5 करेंसी आपकी हार्ड करेंसी है, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इंडिया को देख लो आप, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इंडिया में कोई अगर फॉरेनर घूमने आता है तो क्या बोलता है, ओ फरंगी, ओ गोरे। ठीक है, यहाँ तो रेसिज्म, ऐसी बात नहीं। आप इन चीजों से, ये क्या है, ह्यूमन जो है उसमें कहीं ना कहीं बिहेवियर में घुल मिल गया है। आप कितना ही बच लो, निकल ही आता है। ऐसे आप फॉरेन में जाओगे, या फिर फॉरेन कंट्री है वो अपनी कंट्री के बारे में देखेगी, बाय बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन। महाराष्ट्र है तो मराठा को देगा रिजर्वेशन, तमिलनाडु है तो अपने वहां के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात करेगा। ठीक है, लोकल रिजर्वेशन। तो ऐसे ही चलती है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो चलानी पड़ती है। आप जब बन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीजें होती है। ठीक है, तो वो आपके क्या है, ह्यूमन बिहेवियर में आपको पता है। आपको पता है, पॉलिटिशियंस को पता है कि हम किस तरह का एजेंडा चलाएंगे तो लोग क्या है, हमारे फेवर में वोट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजों से आप क्या है, इमोशनली अटैच होते हो, अपनी लैंग्वेज से, अपने रिलीजन से, तो वो उसी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, और आप फायदा देते भी हो। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट बी रैशनल। हर कोई भी रैशनल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं यू आर बायस्ड। मे बी यू आर बायस्ड टुवर्ड्स अदर्स रिलीजन, मे बी यू आर बायस्ड टुवर्ड अदर्स लैंग्वेज। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, अदर्स कल्चर तो बायस्ड किसी भी फॉर्म में निकल के आ सकता है। ठीक है, फिर भी आप फॉरेन जाओगे तो वहां इतना नहीं है, इतना नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे थोड़ा रेसिज्म ज्यादा है, बाकी और जगह पे इतना नहीं है। लेकिन इंडिया में तो क्या है अगर कोई फॉरेनर गांव चला गया तो उसको तो ऐसे ऐसे नाम दे देंगे वो, कि वो फॉरेनर एक बुक लिख सकता है उसको। ठीक है, ओ फरंगी, ओ गोरे, ओ सफेद भूत, इस तरह के नाम है। ठीक है, तो मूवीज वगैरह देखा करो थोड़ी बहुत, तो रेसिज्म आपको पता है कि इंडियंस बहुत आगे से मानते हैं, है ना। कोई अफ्रीका वाला आएगा तो उसको अलग नाम से पुकारेगा। ठीक है, तो आप ये मत बोलो कि अमेरिका ने भी बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन वाला चलाया था स्लोगन ट्रम्प ने। उसने बोला भी था, देखो स्टील और जो आपके एल्यूमिनियम इंडस्ट्री थे, इसमें वहां पे बहुत वर्कर्स हैं, तो उन सब ने इसी को वोट किया था। और ये दोनों चीजें चाइना वहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा उन पे इम्पैक्ट होता है डोमेस्टिक। चाइना स्टील का प्रोडक्शन तो इतना करता है कि बस पूछो मत। जैसे मान लो आपके पास, आपके घर में खुद के
ठीक है, मान लो आपके खुद के बाग है एप्पल के एप्पल आपके घर में बहुत होते हैं। अब क्या होगा, आपके घर में अगर एप्पल ही एप्पल है तो आप क्या करोगे, एप्पल से ही कैच कैच खेलोगे, कैच ऐसे फेंका, कैच का खिड़की से बाहर चला गया। अब आप क्या कर रहे हो, ज्यादा एप्पल तो आप खा नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा, उसके बाद जो बाकी एप्पल पड़े हैं वो इधर उधर फेंकोगे या पड़ोसी को दे दिए, यानी उसके बाद आप डंप करोगे। आप बेच थोड़ा रहे हो, तो फ्री में दे रहे हो पड़ोसी को। या फिर आप उनको इधर उधर फेंकोगे, भाई बहन आपस में खेलोगे कैच कैच, चार पांच खिड़की से बाहर चले गए, दो चार इधर चले गए, आपके पास कोई है बैट कुत्ता वगैरह, उसको खिला दिया। ऐसे यहाँ पे स्टील इतना प्रोड्यूस करता है कि उसको बहुत कम दामों में इधर उधर फेंकता है, इधर उधर फेंकता है। लेकिन हमने तो क्या है, हमारी यहाँ की स्टील इंडस्ट्रीज को तो भाई पैसा खर्च होता है, उनका स्टील तो महंगा है, तो आप कौन सा खरीदोगे, चाइना वाला। और पहले कहा जाता कि चाइना का माल बहुत कम टाइम तक चलता है, आजकल नहीं, आजकल उन्होंने अपनी क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट किया है। आप जो आईफोन वगैरह खरीदते हो वहीं से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं, ठीक है। ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, कोई है जिसको ऑडियो में इश्यू आ रहा है कोई, मुशारत को प्रॉब्लम है, एनी अदर। उमार को भी प्रॉब्लम है समटाइम। अच्छा ओके सर, बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। मैं मुंबई रह रहा हूँ, जियो का देखो मेन टावर यहाँ अपने रहते हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है। फिर भी इतनी, जयपुर में मैं रहता हूँ वहां कट नहीं होती है। तो वो ये ना दीपक तले अंधेरा, ठीक है, दीपक तले अंधेरा वाली बात है ना। यहाँ रह रहे हैं जहाँ पे मेन इसका सेंटर है वहीं पे नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। अभी ठीक है, इज इट ओके नो, इज इट ओके नो, इज इट ओके नो। क्योंकि अब आगे मैं टॉपिक हम शुरू करेंगे तो आवाज साफ हो, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि क्लियर होना चाहिए। फिर वो रिकॉर्डिंग में भी डिस्टॉर्शन आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो मैनिपुलेटिव इज क्लियर, ठीक है। ठीक है, गेट कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था इसका, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रोग्राम। लास्ट मेंबर अफगानिस्तान था, ये याद रखना, 2015 में हुआ है, बना है। आप है ना अगर गूगल पे सर्च करोगे अफगानिस्तान कब बना तो आपको उल्टी सीधी डेट देता है, ठीक है, लेकिन वो 2015 में बना है, ठीक है। और अभी नई इसकी कौन है प्रेजेंट चेयरमैन, फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन नपूजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। दिस इज सम इंट्रोडक्शन। नाउ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड फेमस जगह है, ठीक है। वैसे भी देखो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में क्यों रखा जाता है, एक तो स्विट्जरलैंड आपका टैक्स हेवन टाइप है, मौसम वहां पे इतना मस्त रहता है, ठीक है। मीटिंग्स की मीटिंग्स हो जाती है, घूमने का घूमना हो जाता है, अपने अकाउंट में जाके पैसे भी चेक कराते हैं कि मेरे जितने पैसे थे, वहां मिलाते हैं बैंक में जाके, स्विस बैंक में, ठीक है। तो वो खुश हो जाते हैं स्विस बैंक को देख के कि यहाँ अपना पैसा सेफ है जो अपने ब्लैक मनी कमाई है, ठीक है। तो इसलिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में ब्यूटीफुल जगह है, वहां पे किया जाता है। तो यही है, आप मीटिंग का मतलब ये थोड़ी ना होता है, जैसे हमारे भी जब मीटिंग्स होती है तो आदमी सबसे पहले देखता है कि मीटिंग कहाँ हो रही है, अब तो सारी वर्चुअल हो रही है, अभी तो सारी वर्चुअल हो रही है, जैसे मेरी सारी वर्चुअल मीटिंग हो रही है। अगर मेरी वर्चुअल मीटिंग्स नहीं होती तो मुझे पूरा मुंबई, पूरा ये वेस्टर्न रीजन पूरा घूमने को मिलता, ठीक है। हर जगह पे घूम के आते हैं, गोवा घूम के आते हैं, ठीक है, सिंधु दूर घूम के आते हैं, वडोदरा घूम के आते हैं, क्योंकि ऑडिट पे जाते हैं, ऑडिट पे या किसी भी तरीके का आपका कोई भी काम हो सकता है ऑफिशियल, लेकिन अब नहीं जा सकते कोरोना में, तो वो सब हम कैसे कर रहे हैं, वर्चुअल। तो आदमी जब देखता है मीटिंग का कि कहाँ जाना है तो सबसे पहले क्या देखता है कि वह घूमने की जगह कौन कौन सी, ठीक है। तो उसी हिसाब से, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा ब्यूटीफुल प्लेस, वहीं पे तो घूमने फिरना भी हो जाता है, मीटिंग से मीटिंग हो जाती है। फर्स्ट इज टैरिफ बैरियर्स, मैंने आपको बोला ना डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इसको डब्ल्यूटीओ पिक्चर में कब आता है, जब आप टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हो।
सबसे पहले टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को समझना जरूरी है। टैरिफ मतलब टी फॉर टैरिफ, टी फॉर टैक्स। तो जब टैक्स टाइप बैरियर्स लगाते हो, टैक्स, तो वो टैरिफ बैरियर होता है। ठीक है, तो टैरिफ बैरियर्स कैसे होते हैं? टैक्स की फॉर्म में होते हैं, टैक्स या ड्यूटीज। ठीक है, टी फॉर टैक्स, टी फॉर टैरिफ बैरियर imposed by a country to protect the domestic industries from the cheap products of other countries। डंपिंग ना हो पाए, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफ रहे। These tax barriers are in the form of taxes। फॉर एग्जाम्पल सर, कस्टम ड्यूटी, हम लगाते कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, और उसके बाद भी अगर नहीं, हमें लगता है कि अब भी सस्ता नहीं हुआ, तो एक और ड्यूटी लगा देते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके क्या है? टैरिफ बैरियर्स। किसी भी तरीके का टैक्स लगाना जो कि आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बना दे। क्या होता है? ये इंडिया है, ये चाइना है। अगर चाइना का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा चीप है, तो वो हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, किसी से भी कॉम्पीट कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट लिया उसके सामने चाइना का ही बिकेगा। तो अब इस चाइना का प्रोडक्ट हाईली कॉम्पिटिटिव है, अगर ये इंडिया में आ गया तो सब जगह यही बिकेगा। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इस पे टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, इस प्रोडक्ट में बहुत सारे, जो उसको लगा सकता है वो टैक्सेस लगाएगा। इस तरीके से लगाएगा कि इंडिया में वो जो सेम प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाए विद रेस्पेक्ट टू चाइना's प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब चीज कॉम्पिटिटिव होगी तभी वो मार्केट में टिक सकती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कौन सा वर्ड याद रखना है? कॉम्पिटिटिव। जैसे अभी आपकी जम्मू में या कहीं पे भी चले जाओ आप इंडिया में, कोचिंग सेंटर से आपने देखा होगा उनकी फी लगभग आसपास होती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा रख देंगे तो कोई आएगा ही नहीं, और बहुत कम रख देंगे तो लोगों को लगेगा कि इतनी कम फीस में पढ़ा रहे, कुछ गड़बड़ है। कॉम्पिटिटिव और कम फीस बहुत ज्यादा रख देंगे तो उनके खर्चे भी नहीं चल पाएंगे, वो क्या ग्रो करेंगे। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव रखी जाती है प्राइसेस। कॉम्पिटिटिव क्यों? ताकि अगले से आप कॉम्पीट कर सको। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसको बचाने के लिए उनको आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस करना है। दिस वर्ड यू हैव टू राइट इन योर मेंस पेपर, दिस वर्ड कॉम्पिटिटिव। ओके, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड। You have to make the Indian products competitive with respect to Chinese products by imposing taxes on Chinese products। तो ये बैरियर्स लगाते हैं। कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग, कोई डंप कर रहा है तो उस पर एंटी डंपिंग, और उससे भी काम नहीं चलता उसके ऊपर काउंटर वेलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इज टैरिफ बैरियर्स। मेंस में कोई नहीं पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ बैरियर्स। यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, पीएससी में पूछ लेता है। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो नाउ यू कैन राइट टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, शॉर्ट नोट लिख सकते हो। अब आ जाओ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ है तो नॉन टैक्स की फॉर्म में जो टैक्स नहीं है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो हमने वहां पे भी पढ़ा था टैक्स, एक टैक्स पढ़ा था टैक्स की फॉर्म में, और एक नॉन टैक्स पढ़ा था जो टैक्स की फॉर्म में नहीं होते। तो नॉन टैरिफ नॉन टैक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट इन फॉर्म्स अदर देन टैक्सेस टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अभी तक हम क्या कर रहे थे? समझो बात को, ये आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट है। अब ये चाइनीज प्रोडक्ट काफी चीप है। ठीक है, मान लेते हैं स्टील का ही है कोई,
आप स्टील पे चलते हो, यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट में भी इंडियन स्टील, वहाँ पे चाइनीज स्टील। अब इसने क्या किया, ये चीप है तो इसने क्या किया, ये इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, चाइनीज स्टील को स्टील सी मान लेते हैं और इसको स्टील आई मान लेते हैं। अब ये इंडिया में करेगा एक्सपोर्ट, तो सब लोग जो सस्ता है वो खरीदेंगे, आई वाला कोई खरीदेगा नहीं। अब आई वाला कोई खरीदेगा नहीं, अगर ये बिकेगा नहीं, उस इंडस्ट्री ने तो ये बेचने के लिए बनाया, उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो अपने वर्कर्स को क्या सैलरी देगा, बैंक से अगर लोन लिया होगा उस पर क्या बैंक को पे करेगा, तो ये बर्बाद हो जाएगी स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और आपको पता है बर्बाद होगी तो बहुत ज्यादा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंडस्ट्री बंद होगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कम हो गए। अब मुझे इस वाले को कॉम्पिटिटिव बनाना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला है टैरिफ बैरियर्स, टैक्स में लगा दो, इस वाले पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दो। लेकिन मान लो अगर मैं बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दूं, मुझे डब्ल्यूटीओ के पास चला जाएगा, तो मैं टैक्सेस अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता कि मैंने इस पे 500% कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो ये डब्ल्यूटीओ के पास चला जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इस पे टैरिफ बैरियर ज्यादा लगाऊंगा तो मेरा कोई प्रोडक्ट चाइना में जा रहा होगा, वो उस पर भी बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स लगा देगा। बाकी कंट्री जो चाइना की दोस्त है वो भी हम पे टैरिफ बैरियर्स लगा देंगी बहुत सारे, क्या आपने चाइना पे लगाया भाई, अगर आपने लगाया तो हम भी लगा सकते हैं। तो यानी ये टैक्स अगर मैं बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा टैरिफ बैरियर्स लगा रहा हूँ, तो बाकी कंट्रीज भी लगा सकती है ना। तो मैं टैक्सेस बहुत ज्यादा नहीं लगा सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन, नॉन टैक्स वाले, नॉन टैरिफ। उसमें मैं क्या दे सकता हूँ, सब्सिडी दे सकता हूँ। सब्सिडी क्या दे सकता हूँ कि भाई इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जितनी कॉस्ट आ रही है उसका 50% कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करे। समझ गया बात को, मतलब आपने 50% जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट पे कर देगी उसको। तो पहले अगर वो कोई चीज 500 रुपए की बेच रहा था, तो अब उसको 250 की बेच सकता है। 50% आपने सब्सिडी दे दी उसको। क्यों? क्योंकि आप उसको बंद नहीं होने देना चाहते, उस इंडस्ट्री को चलने देना चाहते हैं। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, कोटा रेस्ट्रिक्शन, वो भी लगा सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई एक लिमिट से ज्यादा स्टील आप हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। ठीक है, कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, हम लगाते भी है। जैसे फेरारी है, कार है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है उस पर कोटा रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इससे ज्यादा हमारी कंट्री में नहीं बेच सकते इसको, भले से आपके एनफील्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो मैं सारी, अमेरिका क्या करे, अमेरिका सस्ती कारें बनाए 6 लाख की और वो सारी इंडिया में भेज दे। अब अमेरिकन वो टेक्नोलॉजी, या जर्मनी बनाए वो भेज दे, तो लोग क्या उनसे खरीदेंगे, वो वाली खरीदेंगे, यहाँ का जो सेगमेंट है 6 लाख वाला वो सारा बर्बाद। तो कोटा रेस्ट्रिक्शन होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। या तीसरा आप क्या लगा सकते हो, सेफ्टी रिलेटेड बैरियर्स, कि भाई ये सेफ नहीं है, हम स्टील के लिए बोल सकते हैं ये पुअर क्वालिटी का है। ठीक है, इसको अगर घर में यूज किया तो वो गिर जाएगा घर, तो सेफ्टी रिलेटेड बैरियर। यानी कि आपके पास सिर्फ टैरिफ बैरियर्स ही नहीं है, टैरिफ बैरियर से एक लिमिट से ज्यादा आप लगाओगे तो वो कंट्री भी लगाएगी। अब दूसरा फायदा क्या है कि जब ये डब्ल्यूटीओ के पास कोई भी केस जाता है, तो डब्ल्यूटीओ देखती है डेवलपिंग कंट्री को फेवर करती है, उसका मोटो यही है, डेवलपिंग कंट्री को फेवर करती है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया एंड चाइना, दे आर वेरी नोटोरियस इन दिस केस, दे आर वेरी नोटोरियस इन दिस। उन दोनों को पता है कि डब्ल्यूटीओ में केस चलता रहता है 2 साल, जैसा हमारे यहाँ चलता है ना 10 साल 20 साल। तो कहते हैं देखेंगे, जब केस होगा देखेंगे, तब तक तो चल रहा है ना सब सही।
जब केस हारेंगे तब की तब देखेंगे, अभी तब तक तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाओ, जितना लगा सकते हो बैरियर उतना लगाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके बैरियर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो आप टैरिफ लगा सकते हो, नॉन टैरिफ लगा सकते हो। तो नॉन टैरिफ में आपके सब्सिडीज हो गई, कोटा रेस्ट्रिक्शंस हो गए, सेफ्टी रिलेटेड बैरियर्स हो गए, क्वालिटी रिलेटेड बैरियर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हम किसी कोई कार है पर्टिकुलर, वो कार जर्मनी ने बनाई, अब जर्मनी वो इंडिया में भेज रही है, ठीक है, और वो कार आपकी हमारे यहाँ पे जो उस कार ने, जर्मनी वाली कार ने 6 से लेकर 10 लाख तक का जो सेगमेंट था वो पूरा खा गई। जर्मनी उसको कितने में बेच रही है, इंडिया में 6 लाख। अब हमारा तो ये पूरा सेगमेंट था जो, ये पूरा बर्बाद हो गया। अगर इंडियन कार्स बन रही है जो इस सेगमेंट वाली, वो सारी बिकना बंद हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे सेफ्टी रिलेटेड लगा सकते हैं कि भाई आपके में 2 ही एयर बैग है, हमें 4 एयर बैग चाहिए, 4 होने चाहिए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका टायर ऐसा होना चाहिए कि उसमें कितना ही मोटा कीला लग जाए वो टायर पंचर नहीं हो जाए। मतलब कुछ भी हम सेफ्टी रिलेटेड बैरियर्स लगा सकते हैं, क्वालिटी रिलेटेड बैरियर्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पे लगाया था, हमारे जो मैंगोज थे एल्फांसो, ठीक है, उनमें कहीं पे एक दो फ्रूट फ्लाई निकल गई थी। फ्रूट फ्लाई देखिए आपने, अगर ये चाइना को किया होता हमने एक्सपोर्ट, तो चाइना वाले तो खुश हो जाते कि चलो मैंगो के साथ फ्रूट फ्लाई फ्री। लेकिन यूरोपियन यूनियन वाले को किया था, तो यूरोपियन यूनियन वाले बहुत मतलब वो होते हैं, हाइजीन को लेके बहुत ज्यादा पागल होते हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद हाइजीन। तो उन्होंने बोला देखो फ्रूट फ्लाई निकल गई है, हमें बीमार करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे अल्फांसो बंद कर दिया था उसका इम्पोर्ट। तो अब इससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ज्यादा हमारे मैंगो नहीं जाते, बाकी कंट्रीज में जाते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने बोला कि प्रॉब्लम है, तो वो न्यूज़पेपर में आ गई, तो बाकी कंट्रीज ने भी हमारे इम्पोर्ट बंद कर दिए। तो इंडिया के जो अल्फांसो जितने भी आपने उगाए थे आम, वो सारे यहीं के यही रह गए इंडिया में। तो फिर वो जो कोई चीज 700 रुपए के जी जाती थी, वो इंडिया में 70 रुपए के जी बिकी है। और जिन्होंने अल्फांसो लगाया तो उनको बहुत सारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटी रिलेटेड बैलेंस है। ऐसे ही हम भी लगा सकते हैं, पोल्ट्री पे लगा देते हैं हम बहुत बार कि भाई अमेरिका से जो पोल्ट्री आ रही है उससे हमारे यहाँ पे बर्ड फ्लू फैलने का खतरा है, तो हम पोल्ट्री पे लगा देते हैं बैन। तो ये आपके नॉन टैक्स बैरियर्स है जो आप लगा सकते हो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, टैक्स बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। इन दोनों को मिला के आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने बीच में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होगे आप बहुत बार, पोल्ट्री पे हम बहुत बार बैन लगाते हैं। वो कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से, हमारे लोगों की सेफ्टी और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। कोटा रेस्ट्रिक्शंस भी आप बहुत बार पढ़ोगे कि इतने से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो इसी वजह से कि अगर एक कंट्री को हम नहीं लगाएंगे कोटा रेस्ट्रिक्शंस, तो वो अपना प्रोडक्ट सारा हमारे यहाँ डंप कर देगी, फिर हमारी इंडस्ट्रीज का क्या होगा, ठीक है। और सब्सिडीज हम अपनी इंडस्ट्रीज को देते हैं कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। जब हमें लगता है कि भाई सारे टैक्स बैरियर्स लगा के भी कॉम्पिटिटिव नहीं बन रहा, तो इसको सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज में वही है, हाँ, वो चलता रहता है ये, कभी हनी को लेके, कभी मैंगोज को लेके, कभी पोल्ट्री को लेके। मैंने कहा ना आपको, ट्रेड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। अब क्या हुआ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने यूएस की पोल्ट्री पे बैन लगाया कि भाई बर्ड फ्लू हो रहा है इससे, और उसके बाद भी आपके यहाँ पे इंडिया में बर्ड फ्लू बहुत लार्ज स्केल पे फैल गया, तो यूएस डब्ल्यूटीओ के पास चला गया कि भाई इसने हमारी पोल्ट्री पे बैन लगा दिया, लेकिन इसके यहाँ तो फ्लू तब भी फैला है, इसका मतलब हमारी पोल्ट्री रेस्पॉन्सिबल नहीं थी उसके लिए, ये बैन हटाया गया। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ चलती है।
सोलर पैनल्स को लेके, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, इसको लेके पंगा चला। ठीक है, तो ऐसे चलते रहते। उसमें क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डीसीआर, इंडिया और यूएस के बीच में पंगा चला था इसमें। इंडिया ने बोल दिया था कि सब कुछ हम डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक ही प्रोक्योर करेंगे, इंडिया में ही बनाएंगे, इंडिया में प्रोक्योर करेंगे, यूएस से नहीं लेंगे, क्योंकि पहले वो यूएस से लेता था। उसने अपनी यहाँ की सब्सिडी दे दी यहाँ की कंपनीज को, कि आप बनाओ सस्ते में, हम आपको पैसा देंगे ताकि आपका सस्ता रहे, तो सस्ता रहेगा तो वो बिकेगा। तो यूएस ने बोला तुमने सब्सिडीज दी है, तुमने हमारे प्रोडक्ट को अनकॉम्पिटिटिव बना दिया है, तो वो डब्ल्यूटीओ चला गया। इस तरह से लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो केस पे केस, केस पे केस चलते रहते, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कभी पोल्ट्री को लेके, कभी अल्फांसो को लेके, कभी सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स को लेके, ठीक है, कभी किसी और चीज को लेके, कभी फूड सिक्योरिटी, हमारी फूड सिक्योरिटी को लेके तो बहुत पंगा है कि आप 67% पॉपुलेशन को फ्री फूड को दे रहे हो, सब्सिडाइज फूड, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हो। हम फार्मर्स को बहुत सब्सिडीज देते हैं, सीड में, फर्टिलाइजर में, ठीक है, डीजल में, बहुत सारी सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को, लोन में। तो उसकी वजह से क्या है, यूएस वगैरह का कहना है कि आपके जो फूड ग्रेन्स है या जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हैं, आप उनको दे रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन करवा रहे हो, 67 आपके एफसीआई गोडाउन भरे पड़े, आप 67% पॉपुलेशन को सब्सिडी वो दे रहे हो, सब्सिडाइज फूड ग्रेन, उसके लिए आप फार्मर को सब्सिडी दे रहे हो, तो आपका वीट राइस सब सस्ता है। फिर आप क्या करते हो, सस्ता प्रोडक्ट पाकिस्तान में, चाइना में, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर या फार्मर्स को नुकसान है। तो इसको लेके बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, यही हमें पढ़ना है फूड सिक्योरिटी को लेकर। बोलते हैं आप अपने फार्मर्स की सब्सिडी को खत्म करो, इसको सब्सिडी को खत्म करो। ठीक है, तो इसको लेके मेन पंगा है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो फूड सिक्योरिटी है उसको लेके यू इनमें डब्ल्यूटीओ में बहुत पंगा है कि आप इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते। तो इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो किसी भी तरह की सब्सिडी हो, किसी भी तरह का टैक्स हो, उसके खिलाफ अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप डब्ल्यूटीओ जा सकते हो, फिर वो डब्ल्यूटीओ देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट देखता है, फिर कोर्ट में आपको पता ही है एक बार केस चला गया तारीख पे तारीख, तो डब्ल्यूटीओ में भी ऐसा ही है, पहले आपके आर्गुमेंट सुने जाएंगे, फिर दूसरे का, तो पता चलता है बहुत टाइम तक केस चलता है, चलने दो। ठीक है, तो चाइना, वो यूएस कहता है ना कि इंडिया एंड चाइना दे आर वेरी नोटोरियस, ठीक है, वो हमें फालतू परेशान करते रहते हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान करना भी चाहिए ना भाई, डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारा हक बनता है। आप पेरिस एग्रीमेंट में भी कहते हो कि भाई हम अपना पॉल्यूशन कम करें, हम अपना ग्रीन हाउस गैस कम करें, रेस्पॉन्सिबल आप हो, रायता आपने फैलाया, आप भी सबमिट हो गए। ठीक है, दीज आर योर नॉट डायरेक्ट। कौन रेस्पॉन्सिबल है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने तो अपना जितना कोल यूज करना था, जितना पोल्यूशन फैला था वो फैला दिया, अब वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज इसको कम करें। वो तो भाई अभी डेवलपिंग स्टेज में, वो तो यूज करेगी। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के आपके 3 ऑर्गन्स है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब आपके, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, आज की डेट में आपसे कोई पूछे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कितने हैं, तो क्या आंसर होगा बताइए। यू हैव 1 मिनट, कितने हैं और कौन कौन से। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, बताइए, करना है, बोलना है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कितने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, तो आज की डेट में 2 सिर्फ। ठीक है, देयर आर 2। डब्ल्यूटीओ तो गैट, गैट तो डब्ल्यूटीओ बन गया ना, 3 थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड गैट, तो गैट हैज बिकम डब्ल्यूटीओ, तो ये तो खत्म ही हो गया गैट, तो ये अब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा, तो रिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। सिर्फ 2 है आज के डेट में, जो तब बने थे वैसे ही है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्विन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आज की डेट में कितने, सिर्फ 2 है। ठीक है, याद रखना 2 है, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म हो चुका है, वो गेट रिफॉर्म होके डब्ल्यूटीओ बन चुका है। तो आज की डेट में अगर कोई पूछेगा तो 2 है सिर्फ, याद रखना। ठीक है, क्लियर।
कई बार वो पूछ लेता है ट्विन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, तो IMF है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ट्विन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि दोनों की सेम है, मतलब मेंबर आपको एक का बनेगा तो दूसरे का भी बनेगा, ट्विन मेंबरशिप मिल जाती है। तो WTO के 3 ऑर्गन्स आर देयर। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम MC बोलते हैं, ठीक है, जब वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ MC यूज करेंगे। जनरल काउंसिल एंड डायरेक्टर जनरल, 3 पार्ट्स आर देयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। हर 2 साल में ये लोगों की मीटिंग होती है, और वहां पे ये सारे डिस्कस करते हैं। सारा एजेंडा क्या होता है, वही कि किस कंट्री ने कितना सब्सिडी दे रखी है, कौन सी सब्सिडी कम होनी चाहिए, कौन सी सब्सिडी ज्यादा होनी चाहिए। हर 2 साल में मिलते हैं, ठीक है। और हर 2 साल में फिर इनकी मीटिंग पे बहुत सारी चीजें को आगे जाके आप पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट जो इनकी मीटिंग्स हुई है। सेकंड जनरल काउंसिल, थर्ड डायरेक्टर जनरल। तो देख लेते हैं एक एक करके सबको। फर्स्ट इज मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ओके। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है आपकी, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, ठीक है। सारे डिसीजन यही लेती है मेन। इसके मेंबर्स कितने हैं, सारे मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इसको हर मीटिंग में। इंडिया से भी कोई होगा, ठीक है, अफगानिस्तान से भी कोई होगा, ठीक है, लाइबेरिया से भी कोई होगा। तो 164 मेंबर्स आते हैं। हर 2 साल में मिलती है। डिसाइड्स द पॉलिसी और ट्रेड एग्रीमेंट। और डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का है। डायरेक्टर जनरल हर 4 साल में अपॉइंट होता है, 4 ईयर है उसका टेन्योर, और वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बॉडी है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है। ट्रेड पे सारी जो चीजें हैं उन पर डिसाइड करती है पॉलिसी। 164 मेंबर्स है, ठीक है। नाउ जनरल काउंसिल। अब यहाँ हुआ क्या, ये भी देख लो। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अभी जो इसकी 12th मीटिंग होने वाली थी, वो क्या होने वाली थी, कजाकिस्तान। ठीक है, कब होने वाली थी देखो, 19 लास्ट वाली 2017 में हुई थी, यूनोस एयर्स में। अर्जेंटीना। उसके बाद हिसाब से 2019 में होनी चाहिए, लेकिन 2019 में नहीं हो पाई इसी कारण से। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि 2020 में हम कजाकिस्तान में करेंगे। और कजाकिस्तान में भी कहाँ, अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई है, कजाकिस्तान में कहाँ करेंगे, नूर सुल्तान। इसकी कैपिटल चेंज हो गया, अब नूर सुल्तान हो गई है। अस्ताना का नाम चेंज हो गया, नूर सुल्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान में करेंगे, ठीक है। 2020 में यहाँ मिलने वाले थे वो, लेकिन 2020 में आ गया कोविड। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो मिलेंगे 2021 में, नवंबर 2021 में। और कहाँ मिलेंगे अब, एनी गैसेस। अब कहाँ मिलेंगे नवंबर 2021 में, एनी गैसेस, एनी वन, एनी वन, एनी गैसेस। नो, वर्चुअल नहीं मिलेंगे, फिजिकली, फिजिकल प्रेजेंस होगी। बट वेयर, यस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जिनेवा में मिलेंगे आप, स्विट्जरलैंड, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि जहां कुछ याद ना आए वहां जिनेवा लगा दो, हो सकता है कि सही हो जाए। क्यों मिलेंगे वहां पे, क्योंकि अभी देखो आपको पता है कोरोना है, तो स्विट्जरलैंड सेफ है। इधर जाना रिस्की है, स्विट्जरलैंड जाएंगे आप, ठीक है। तो अब जिनेवा में होने वाली है नवंबर 2021 में, अगर सब ठीक रहा तो। आगे बात समझ में आपको।
अब देखो ये मैंने आपको ये ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब समझो बात को। ये मैप मैंने क्यों दिया है, मेरा काम नहीं है आपको ज्योग्राफी पढ़ाना, लेकिन ये मैप मैंने किस लिए दिया है, इसको हटाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको हटा देंगे। ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, देखो इनकी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। अब इसकी तो नूर सुल्तान हो गई, इनकी कैपिटल, इनकी लोकेशन सब आपको याद होनी चाहिए। चाइना या रेलवे लाइन डाल रहा है किर्गिस्तान तक, ठीक है, यहाँ से। चाइना का बहुत, चाइना के बहुत, अब ये चाइना को बहुत पसंद करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, ताशकंद फाइल्स भी आई है, ठीक है, एक ताशकंद एग्रीमेंट भी है। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, अशगाबाद एग्रीमेंट भी है, ठीक है। तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, बिश्केक डिक्लेरेशन भी है, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर चाइना एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ आपका इधर कैस्पियन सी आ गया। तो इन पांचों की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर से एससीओ के मेंबर हैं, एक कंट्री को छोड़ के इसको, बाकी सब ये एससीओ के मेंबर है, ठीक है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें इंडिया भी है, और जिसमें चाइना भी है। चार ये है और बाकी चार ये, आठ मेंबर, ठीक, आठ मेंबर है उसके, ठीक है। उसको लिखते हैं हम पाई ट्रक, पाई खाने वाली होती है पाई। पाकिस्तान, इंडिया, बाकी ये आपका तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ठीक है, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अभी उसमें पढ़ी थी, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनसे रिलेशन अच्छे रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कंट्रीज। आपको पता हो तो तापी, ठीक है, पाइपलाइन, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो तो पाकिस्तान की वजह से अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, और अफगानिस्तान भी, वहाँ पे अब तालिबान है, वो उड़ा देते हैं। तो सेंट्रल एशिया से होके अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होके इंडिया, क्योंकि एनर्जी, एनर्जी रिच है बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ से शुरू होके एनर्जी रिच है, और अभी अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, ठीक है। तो अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, इनकी कैपिटल लिख दी जाएगी सामने, क्योंकि यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है, इनकी कैपिटल्स याद नहीं रहती। ये सारे एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, अशगाबाद, ठीक है, बिश्केक डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, ताशकंद एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इसको समझ आ गया आपको कहाँ होने वाली थी और अब कहाँ हो, ठीक है। ये देखो, इधर इंडिया रहा, इधर पाकिस्तान रहा, इधर चाइना रहा, इधर ईरान रहा, इन सबसे ही तो पंगा चलता रहता है, इन सब, ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर अस। पहले क्या, अब क्या है एससीओ में, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज किसके फेवर में, चाइना के फेवर में, सारी की सारी ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, दे आर इन फेवर ऑफ चाइना। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनसे अच्छे रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबसे लड़के नहीं रह सकते ना, न्यूट्रल रहने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे हमने वो बना लिया था हिंदी चीनी भाई भाई, तो न्यूट्रल रहने से भी काम नहीं चलेगा, अगला अगला तो अटैक कर सकते हैं ना। तो जनरल काउंसिल, सेकंड इज जनरल। जनरल काउंसिल क्या है आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बैंक होता है, बैंक में दो आपके मैंने पार्ट बताए थे। एक पार्ट इधर डिसीजन मेकिंग वाला, जहाँ पे चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताए थे,
और दूसरा यहाँ पे क्या है, आपके डेली आने वाले, ठीक है, बैंक पीओ, ठीक है, एमडी, साथ में नीचे क्लर्क वगैरह। तो एक जो डेली बेसिस के काम करते थे, ऑफिस होगा ना इसका जिनेवा में, तो वहाँ डेली वाले भी तो आते होंगे। और एक डिसीजन मेकिंग वाले, तो वो आपके 2 साल में एक बार मिलते हैं। वो आपके कौन से हो गया, मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस। और ये जो डेली बेसिस वाला हो गया जनरल काउंसिल, ठीक है। तो ऐसे इसके 2 पार्ट है। तो जनरल काउंसिल वाले क्या है, डे टू डे डिसीजन मेकिंग, रेगुलरली जिनेवा पे मिलते हैं। मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस जो भी डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इनमें भी रिप्रेजेंटेटिव होता है हर मेंबर कंट्री का। ट्रेड डिस्प्यूट जो भी है मेंबर कंट्रीज के बीच में, उनको रिजोल्व करते हैं। इसके अंडर डिफरेंट कमिटीज है जो रिजोल्व करने के काम आती है। एंटी डंपिंग पे कमिटी है एक, सब्सिडीज पे कमिटी है। जैसे मान लो किसी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी ज्यादा लगा दी, तो वो फिर एंटी डंपिंग वाली देखेगी। किसी ने सब्सिडी ज्यादा दे दी, उस पर सब्सिडीज वाली कमेटी देखेगी। सेफ्टी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, एससीएम कहते हैं इसे, आगे पढ़ेंगे इसको वैसे। ये भी एक कमेटी है, ठीक है। ये भी आपकी कुछ आपके बैरियर से रिलेटेड कुछ भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो इसके पास जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या है डिटेल। तो 3 कमिटीज आते हैं, एंटी डंपिंग, सब्सिडीज एंड सेफ्टी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ठीक है। दैट इज योर जनरल काउंसिल। देन योर डायरेक्टर जनरल। ये कोई आपसे जनरल काउंसिल और ये मेंस में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स के लिए पूछेगा, ठीक है। मेंस में तो डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन कैसा आएगा, इज डब्ल्यूटीओ सिग्निफिकेंट टुडे और नॉट, इज डब्ल्यूटीओ लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस और नॉट, एक्सप्लेन। तो उसमें आपको डिस्प्यूट जो चल रहे हैं वो करने हैं डिस्कस, और क्या उनको वो रिजोल्व कर पाया वो डिस्कस करना है। तो ये सब चीजें वो आपका न्यूज़पेपर में जो आता है ना, करंट में जो आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो करंट में यही चीजें घूम फिर के आएंगी, लेकिन आपको करंट इश्यूज पता होने चाहिए लिखने के लिए। ज्यादातर तो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको ज्यादातर वो फूड सिक्योरिटी वाला ही चलता रहता है इंडिया वाला, उसको अभी तक रिजोल्व नहीं कर पाया डब्ल्यूटीओ। और दूसरा क्या है, डब्ल्यूटीओ कहने को डेवलपिंग कंट्रीज को फेवर करता है, लेकिन ऐसा है हो नहीं पाया, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ फिर आपके बहुत सारे एग्रीमेंट है जो खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे यूएस ने हमको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता था, वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो वो चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस था, ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, नकोजी ओगोंजो इवेला। कौन अपॉइंट करता है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस अपॉइंट करती है। 4 इयर्स की टर्म होती है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। और सेक्रेटरी कहाँ बैठती है, जिनेवा, ठीक है। तो जिनेवा में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ पे, क्लियर। क्या वो उधर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुई है देखते हैं। 1996 में सिंगापुर, ठीक है। और लेटेस्ट वाली हुई है ब्यूनस एयर्स। तो हमारे लिए एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और एक हमारे लिए ये वाली इम्पोर्टेंट है। इसमें ही सारा खेल है, सब्सिडी वगैरह। ये मैं डिस्कस करूंगा, करंट है ये मैं डिस्कस करूंगा, और लेटेस्ट वाली ये हुई है तो ये मैं डिस्कस करूंगा। ये 3 में डिस्कस करूंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक ये वाली दोहा वाली मैं डिस्कस करूंगा, बाकी हमारे काम की नहीं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए पहली का सिंगापुर, फिर बाकी आप याद करो ना करो, ठीक है। लास्ट वाली आपकी ब्यूनस एयर्स हुई है। और इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट है, नैरोबी वाली। क्यों, क्योंकि पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री में हुई थी। तो इससे आपको अफ्रीका की इंपॉर्टेंस समझ आती है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है। तो नैरोबी वाले भी ये 3 हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों से आपको क्वेश्चन आएगा। मतलब होता क्या है, जैसे हमने मान लो यहाँ पे, यहाँ तक तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ डिस्कस हुआ होगा 2013, फिर वही चीज आपकी 2015 में उसी चीज के बारे में डिस्कस हुआ होगा, उसी पे कुछ, फिर 2015 में जो हुआ उन्हीं इश्यू से रिलेटेड 2017 में डिस्कस हुआ होगा। अब उन्हीं से रिलेटेड आपका 21 में डिस्कस हुआ।
तो बीच की 2019 वाली गायब हो गई, वो हो नहीं पाई। 2020 में उसको पोस्टपोन किया, 2020 में भी नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, अब 2021 में हो गई। तब तक तो आपका पेपर हो चुका होगा। यानी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, ब्यूनोस एयर्स, ये तीन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाली वाली है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 2021। और दूसरा दोहा, क्योंकि दोहा में सबसे पहली बार कुछ डिसीजंस लिए गए थे, इसलिए इसको बोलते हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया डिसीजन, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मेन जो डिसीजन हुआ है वो यहाँ पे। तो इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ आए चाय, चाय नाश्ता किए चले गए। यहाँ पे हुआ बहुत कुछ, यहाँ पे थोड़ा हुआ। ब्यूनस एयर्स में भी कुछ खास नहीं हुआ, ब्यूनस एयर्स भी आपके फेल्ड है, एक तरह फेल सबमिट है। अगर आप इनको गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1, और इसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 11। अब 12 वाली होगी, ठीक है। जैसे आपको याद हो तो पेरिस समिट वगैरह में हम कोप 1 कोप 21, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और अगर वही क्योटो, ये आपकी उससे रिलेटेड है, ठीक है, UNFCCC की, उनको बोलते हैं। और अगर आपकी क्योटो वाली है तो उनको CMP1 CMP2 CMP3, कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर पार्टी। तो वो, अब मैं एनवायरमेंट में नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मीटिंग्स होती है। ये आपको COP1 COP2 ये क्लियर है ना, तो आपको एनवायरमेंट पूरा क्लियर है। तो ये आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो ये वाला पढ़ेंगे, दोहा, दोहा खत्म। फिर आपका ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, और ये वाला पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड ही आपका न्यूज़पेपर में आता रहता है। ये वाली जो अभी तक ये जो सबमिट हुई थी, इसमें जितने इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व नहीं हुए, कुछ हो गए रिजॉल्व। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका फूड सिक्योरिटी वाला, वो रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं, क्लियर। तो 12 वाली कहाँ होगी आपको बता दिया मैंने, वहां से क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगा। WTO के फंक्शन देखो आप सबसे पहले, क्या फंक्शन है, ठीक है। जब WTO से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट फंक्शंस, एक दो फंक्शंस लिख देना, उसको लगेगा हाँ इसने पढ़ा है। पहला तो क्या है, टू एंश्योर दैट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। रिड्यूस बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, स्मूथ ट्रेड हो सके। उसमें भी किसको फेवर करना चाहता है, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड। क्योंकि आप क्या होगा, अगर आप ज्यादा टैरिफ बैरियर्स लगाओगे या नॉन टैरिफ बैरियर लगाओगे, तो आपने लगाया तो दूसरा भी रेसिप्रोकेट करेगा, दूसरा भी लगाएगा, फिर ऐसे तो फिर लड़ाई चलती रहेगी ना, फिर कहाँ से ट्रेड हो पाएगा। तो इसका काम क्या है, रिड्यूस करता है टैरिफ बैरियर्स को। तीसरा क्या है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कराता है बाकी कंट्रीज के बीच में, ताकि वो आपस में लड़े। टू गेट द मेंबर्स एंटर्ड इनटू मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड अबव, ठीक है। ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ताकि ये दोनों अचीव किए जा सके, कि भाई आप टैरिफ बैरियर्स ज्यादा नहीं लगाओगे, नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा नहीं लगाओगे, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को फेवर करोगे। तो ये जो आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई है 1 से लेके 11 तक, इनमें यही सब होता है, ये कि भाई कौन कौन सा एग्रीमेंट है, किस पे क्या लड़ाई आती है, उसका क्या सॉल्यूशन है, ताकि इनको फायदा हो सके और ये टैरिफ बैरियर्स आपकी कम हो सके, ठीक है। तो इनको लेके आपकी बार बार ही मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में यही चीजें डिस्कस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और दो फंक्शंस है, मेन तो वो तीन ही है, ये तो बोल बच्चन वाले। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड ए फोरम एंड ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज,
और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेट करना, टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, so as to design those policies which are beneficial for environment and promote sustainable development. ठीक है, उनको भी उनके साथ मिलके कि हाँ भाई कौन कौन से ट्रेड को ज्यादा प्रमोट करना है, जो चीजें एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, और कौन कौन सी चीजों को आपको बैन करना है या उन पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैलेंस बढ़ाना है, तो उनसे भी ये राय लेता है। ठीक है, तो कॉपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब पेपर में लिखोगे तो एक लाइन इस तरह से लिखना, यू मस्ट नो हाउ टू राइट इट पेपर, कॉपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वहां इतना लिखने के लिए आपके पास इतना आपने लिख दिया, he or she will know that you know other points also or you know in detail, ठीक है, क्योंकि you have limited time, you have to answer all the questions, you cannot leave any question, ठीक है, अगर आपने छोड़ा तो आप गए बाहर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ लिख के आना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, वो देखेंगे फिर बाद में कि मेंस का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। दोनों चीजें मैटर करती है वहां पे, क्वालिटी भी और क्वांटिटी। अगर आपको 20 क्वेश्चन है और आपको उनमें से 17 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और 3 के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप 3 को छोड़ दो, 17 बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से, तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन आप 20 में से आपको 20 आते हैं तो फिर 20 पूरे करो, फिर आप थोड़ा बहुत कम लिख सकते हो, लेकिन 20 आते हैं तो फिर 20 पूरे करो। अगर 3 नहीं आते तो फिर उसमें कचरा लिखने का फायदा नहीं। अगर बिल्कुल ब्लैंक हो आप 3 क्वेश्चन के बारे में तो फिर मत लिखो, फिर 17 को अच्छे से करो। देखिए मैंने बच्चे सेलेक्ट होते हुए जो 20 में से 15 अच्छे से करके आते हैं और 2 क्वेश्चन उनको नहीं आते होते, थोड़ा बहुत आता है वो लिख के आता है, 3 छोड़ दिए। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले क्वालिटी मैटर करती है, तो जो चेक करने वाला है उसको सब पता है, ठीक है, वो पहली लाइन पढ़ते ही समझ जाता है कि इसने गोल बच्चन लिखा है काम की चीज। WTO के एग्रीमेंट देखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, सारा खेल यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। तो सबसे पहले WTO का एग्रीमेंट देखते हैं। मैंने आपको बोला था ना गैट का नाम बदल गया, WTO गया, तो अब गैट WTO का एक पार्ट बन गया। तो पहला है आपका WTO का एग्रीमेंट, गैट ही है पहला एग्रीमेंट। तो WTO के बहुत सारे एग्रीमेंट है, उसमें सबसे पहला क्या है, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, दिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ गुड्स। देखो ये सिर्फ गुड्स के साथ डील करता था गैट। जब हमने 1944 में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाए, उस समय हमने गैट बना दिया, क्योंकि उस समय हमारा वर्ल्ड ट्रेड की हमने बात की, कभी हमने वहां पे सर्विसेज की बात की ही नहीं, वहां पे हमने पेटेंट की बात की ही नहीं, कॉपीराइट की बात की ही नहीं, हमें वो चीजें उस समय पता ही नहीं थी कि आगे जाके इनको लेके भी इशू आएंगे। तो इसलिए आज की डेट में सिर्फ गुड्स का ट्रेड थोड़ा होता है, सर्विसेज भी है, हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, आपके पेटेंट भी है, कॉपीराइट है, इनको लेके कौन रूल बनाएगा, तो इसलिए गैट को हटा के WTO बना देगा। अब WTO में ये सब इंक्लूड है, आगे देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला है गैट, तो गैट किससे रिलेटेड है, गुड्स। अब इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट आते हैं, पहला आता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल। यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि भाई टेक्सटाइल में आप कौन से टैक्सेस लगा सकते हो, कितना ड्यूटी लगा सकते हो, कितना नहीं लगा सकते हो, ज्यादा लगाओगे तो WTO के, तो इस तरह के एग्रीमेंट है। तीसरा है एंटी डंपिंग को लेकर, कि आप किन चीजों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो, अगर कोई आपके बहुत ज्यादा डंप कर रहा है तो उस पर लगा सकते हो, ठीक है, जो आपके हार्म कर रहा है डोमेस्टिक इंटरफेस को। तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, ठीक है। एग्रीमेंट तो आपको याद रखने, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग।
लेकिन इसमें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे मेंस में आता है और प्रीलिम्स में भी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें फिर कुछ एग्रीमेंट इसी में गेट में, देयर आर सम एग्रीमेंट्स व्हिच आर सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड। देखो, सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड, ठीक है। तो सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड भी है उन तीनों के अलावा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग। सो सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड पहला है नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कार का। तो कार अगर आपकी बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा है वो सस्ती, तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं कि भाई आपकी कार में ये प्रॉब्लम है, एयर बैग चाहिए, तो टेक्निकल बैरियर्स लगा दिए हमने। हम क्या लगा सकते हैं उसमें, टेक्निकल बैरियर्स, मतलब कार की टेक्निकल चीजों को लेके हमने उस पर बैरियर्स लगा दी। तो नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो एग्रीमेंट उसे कहते हैं टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, किसी भी तरह का नॉन फूड प्रोडक्ट हो उस पर हम सेफ्टी या क्वालिटी रिलेटेड बैरियर लगाते हैं, तो उसको टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड बोलते हैं। मैंने अभी आपको कार वाला एग्जांपल दिया था। दूसरा होता है फूड प्रोडक्ट्स को लेकर। पहला नॉन फूड के लिए टेक्निकल, फूड प्रोडक्ट्स को लेकर होता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एसपीएस। ये वर्ड याद रखना है, टीबीटी एंड एसपीएस। सैनिटरी एंड फाइटो में तो मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हम क्यों लगाते हैं कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो अगर ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए या हमारे प्लांट्स के लिए, किसी के लिए भी अगर वो हार्मफुल है तो हम उस पर बैन लगा सकते हैं। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है या प्लांट्स की हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उसको कहते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। जैसे आपका एल्फांसो पे लगाया था, तो एल्फांसो पे जो बैन लगाया गया था वो इसके अंडर लगाया गया था, एसपीएस के। ठीक है, तो एक यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि एसपीएस वर्ड लिखा था, एक आपका वर्ड लिखा था एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ऐसे करके एक और वर्ड लिखा था कुछ और पूछा था एक्सेट्रा करके, दिस वर्ड आर यूज्ड विद रेस्पेक्ट टू। तो अभी एम्बर बॉक्स तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन एसपीएस पढ़ लिया, तो उसका आंसर क्या था, डब्ल्यूटीओ। ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं उसने, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन। तो आंसर क्या है, तो एसपीएस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। तो समझ आ गया आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो आपके जो हम कार वगैरह पे या किसी और चीज पे, स्टील वगैरह पे लगाएंगे टेक्निकल बैरियर, सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड, वो आपके नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो होते हैं टेक्निकल, मैंने आपको पढ़ाया था ना चार, सब्सिडीज, नॉन टैरिफ में सब्सिडीज, कोटा, restrictions, then safety and quality। तो ये सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड बैरियर जो है, ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए एसपीएस कहलाते हैं और नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए यही टीबीटी कहलाते हैं, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, याद रखना ये प्रीलिम्स के लिए। अब सब्सिडीज रिलेटेड एग्रीमेंट, ठीक है, आपने देखा अभी नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, अब सब्सिडीज से रिलेटेड एग्रीमेंट कौन कौन से इसी में, ठीक है। तो सब्सिडीज रिलेटेड एग्रीमेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेकंड हो गया आपका नॉन फूड, फूड प्रोडक्ट्स के लिए सैनिटरी, क्वालिटी और सेफ्टी रिलेटेड। अब इसके अलावा सब्सिडीज से रिलेटेड कौन से, मैंने आपको बताया था सब्सिडी, कोटा, सेफ्टी, क्वालिटी, ये तो पढ़ लिए। अब सब्सिडीज से रिलेटेड कौन कौन से, तो सब्सिडीज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उनको कहते हैं सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, एससीएम। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि वहां पे एससीएम जब हमने देखा था जनरल काउंसिल में, तब मैंने आपको बोला था आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो सब्सिडी रिलेटेड एग्रीमेंट है उनको बोलते हैं सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। इस सब्सिडी को लेके कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, इसके दो पार्ट है। एक तो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैंने आपको बोला था ना एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला है सब्सिडी रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो आप नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में सब्सिडी देते हो,
उनसे रिलेटेड जो है उसको कहते हैं नामा। नामा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। आपसे वो इतना ही पूछेगा कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सा एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, दैट इज नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। और इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मान लो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में सब्सिडी दे रहा है, उस पर ज्यादा दे रहा है तो डब्ल्यूटीओ जाया जा सकता है। फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, इन पे किसी भी तरह की सब्सिडी दे रहा है तो वो नामा का पार्ट बनाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो ये याद रखना एग्जाम्पल, और साथ में नामा याद रखना। ठीक है, अब जो सब्सिडीज होती है उनको आप अलग अलग चीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप देखो अभी ये तीन तरह की आपकी सब्सिडी ये हो गई ना सब्सिडीज, इनको आप अलग अलग में, नामा में भी अलग अलग तरह की सब्सिडीज होती है। ठीक है, नामा है उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे दे रहे हो, फिश पे दे रहे हो, फ्यूल एंड मशीनरी पे दे रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स पे दे रहे हो। तीन तरह की डिवाइड हो सकती है सब्सिडीज, तीन पार्ट। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो आपने वो देखा ट्रैफिक सिग्नल, वहां पे होती है रेड, ठीक है, येलो होती है आपकी और ग्रीन होती है। ठीक है, रेड येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो वो रेड किस लिए होती है, स्टॉप, येलो स्लो हो जाओ, और ग्रीन आपकी यू कैन गो। ऐसे ही सब्सिडीज होती है। सब्सिडीज में भी अलग अलग कलर की सब्सिडीज होती है कि इसमें आप जितनी चाहो उतनी दे सकते हो, इसमें एक लिमिट है। जैसे वहां बोलता था येलो में स्लो हो जाओ, और अगर रेड है तो स्टॉप, आपको ये सब्सिडी आप नहीं दे सकते। तो ऐसे ही आपकी नामा में भी तीन तरह की सब्सिडी है। ठीक? नामा में भी तीन तरह की सब्सिडी है। ग्रीन बॉक्स, बॉक्स क्यों लिखा है यहाँ पे, ये बॉक्स है आपका, इस बॉक्स में बहुत सारी सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स है इसलिए बॉक्स लिखा है। इन सारी सब्सिडीज पे आप कितनी सब्सिडीज दो, डब्ल्यूटीओ डजंट डिक्लेयर। जैसे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मान लो प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रहे हो, तो डब्ल्यूटीओ ने उस पर ग्रीन बॉक्स में रखा है, तो आप उस पर कितनी सब्सिडी दे सकते हो। दूसरी है एम्बर बॉक्स, थोड़ा स्लो हो जाओ, मतलब एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर आपने यहाँ एक लिमिट से ज्यादा दी तो दे आर एक्शनेबल बाय डब्ल्यूटीओ। जैसे फिशिंग है, मान लो फिशिंग में आपने एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडी दी, तो फिर डब्ल्यूटीओ आप पे एक्शन ले सकता है, क्योंकि बाकी फिशिंग इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगा अगर वो आपका किस में डाला हुआ है, एम्पर बॉक्स में। और लास्ट आपका क्या है, रेड बॉक्स, वो बैंड है। रेड बॉक्स सब्सिडी आप नहीं दे सकते। जैसे कि मान लो कोई एक्सप्लोजिव है, उन पे सब्सिडी दो, आप सस्ते प्रोड्यूस करके बाहर भेजो, उनको वहां पे विस्फोट करवा दो। ठीक है, या हार्मफुल केमिकल्स हैं आपके। ठीक है, तो कुछ डब्ल्यूटीओ ने अलग अलग बॉक्सेस में सब्सिडीज को डाला हुआ। ऐसा नहीं है, ये सब्सिडी चेंज होती रहती है, ग्रीन बॉक्स वाली एम्बर में चली जाती है, या वो डिपेंड करता है। ये डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है कौन सी आपके एम्बर बॉक्स है, कौन सी। तो ग्रीन है, ग्रीन पे जितनी चाहे उतनी सब्सिडी दो, डब्ल्यूटीओ डर रखती है। एम्बर बॉक्स में एक्शनेबल है, और रेड तो आपको पता ही है, बैंड। रेड मतलब रुक जाओ, ग्रीन मतलब चलो भाई दोनों, और एम्बर का मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाओ, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? वॉइस सही नहीं आ रही है, ये तो प्रॉब्लम है। जब तक वॉइस सही नहीं आएगी तब तक आगे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, नामा, नामा डिस्कस हम कर रहे थे। समझो बात को, नामा में तीन तरह की सब्सिडीज आती है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड रेड बॉक्स। जैसे आपके ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, रेड येलो एंड आपका ग्रीन। तो ग्रीन में यू कैन गो,
येलो में स्लो और रेड में स्टॉप। ऐसी सब्सिडीज होती है। जैसे ग्रीन बॉक्स है, तो ग्रीन का मतलब कोई एक्शन नहीं लेगा डब्ल्यू। ऐसे अलग अलग बॉक्स होते हैं। ग्रीन बॉक्स, इसमें बहुत सारी सब्सिडीज है, तो इसको ग्रीन बॉक्स नाम देंगे। ऐसे ही दूसरा वाला एम्बर बॉक्स, इसमें बहुत सारी सब्सिडीज है, इसको एम्बर बॉक्स दे दिया। ऐसे थर्ड इज योर रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में बहुत सारी सब्सिडीज है, इसको ना दी। तो ग्रीन बॉक्स पे डब्ल्यूटीओ कोई एक्शन नहीं लेता है, जितने चाहे उतना दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैन्युफैक्चरिंग उसने ग्रीन में रखी है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको जितनी सब्सिडी देनी है आप दो, डब्ल्यूटीओ कोई एक्शन नहीं लेगा। कोई कंट्री उसके पास जाएगी भी तो बोलेगा ग्रीन बॉक्स में ही कर सकते हैं। मान लो आप फिशिंग पे दे रहे हो, एम्बर बॉक्स में रखी है वो, तो फिशिंग में एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, नहीं तो बाहर की जो कंट्रीज है उनके फिशिंग बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। रेड बॉक्स में आपने हार्मफुल चीजें रखी हैं, केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, जिन पे आप सब्सिडी देके अगर सस्ता बना के दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, तो इस पे आप कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। एम्बर बॉक्स वाले पे एक लिमिट तक दे सकते हो, ग्रीन पे जितने चाहे उतने दे सकते हो। तो ये डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है अलग अलग बॉक्स में कौन कौन सी सब्सिडी। ये चेंज होती रहती है, हो सकता है ये वाली सब्सिडी इसमें चली जाए, ये वाली इसमें आ जाए, ये वाली इसमें चली जाए, ये वाली इसमें चली जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये फिक्स रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ग्रीन बॉक्स किसी भी पे हो सकती है जो ग्रीन बॉक्स में डाली हुई है, उस पर कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग में आप स्किल्स देना चाहते हो, उस स्किल्स पे आप कितना ही पैसा खर्च करो, डब्ल्यूटीओ आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ग्रीन में, एम्बर में और रेड बॉक्स में अलग अलग तरह की सब्सिडी रखता है। ठीक है, वो कौन सी सब्सिडीज है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप इतना समझो कि ग्रीन में जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पे आप स्किल्स पे जितनी चाहो उतनी सब्सिडी दो, जितना चाहे उतना पैसा खर्च करो, लोगों को फ्री में स्किल्स दो। डब्ल्यूटीओ के पास आप नहीं जा सकते, आप गए तो डब्ल्यूटीओ बोलेगा भाई इसको ग्रीन पे रखा हुआ। एम्बर में आपने फिशिंग डाली हुई है मान लो, तो फिशिंग पे आपने एक लिमिट से ज्यादा दोगे, डब्ल्यूटीओ के पास जा सकते हो। रेड तो बैन की हुई, अगर आप रेड पे दोगे सब्सिडी तो डब्ल्यूटीओ के पास जाएगा, तो डब्ल्यूटीओ विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। इज इट क्लियर? वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, बट लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है याद रखने की कि किसमें क्या आता है। मैंने तो आपको एग्जांपल लेके समझा दिया मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग और एक्सप्लोजिव वगैरह का, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि ग्रीन, एम्बर और रेड, गार। ठीक है, तो ग्रीन, एम्बर और रेड, बस वहां पे जो येलो था उसको एम्बर से रिप्लेस कर दिया। देखो अब ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रीन, एम्बर और रेड है, ये नामा में, ये नामा में। ठीक है, लेकिन हम अभी एग्रीकल्चर में जाएंगे, ये नॉन एग्रीकल्चर के लिए ना नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। लेकिन अभी हम एग्रीकल्चर वाले में जब जाएंगे तो यही सब्सिडीज वहां पे नाम चेंज हो जाएगा। सब्सिडीज तो वहां पे भी आइडेंटिफाई, वहां पे भी होगा डिफरेंशिएशन। वहां पे ग्रीन होगी, एक ब्लू होगी और एक एम्बर होगी। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहां पे नाम चेंज होगा, एग्रीकल्चर में नाम चेंज होगा, ग्रीन तो रहेगी लेकिन एम्बर की जगह ब्लू आ जाएगी और रेड की जगह एम्बर आ जाएगी। मतलब वहां पे ग्रीन पे नो एक्शन, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एक्शनेबल, और आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे, इन पे क्या है, लिमिट है। ठीक है, वहां पे बैंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप एम्बर एक लिमिट से ज्यादा दे सकते हो, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आप ग्रीन जितनी चाहो उतनी दो, ब्लू में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि बहुत कम कंट्रीज ब्लू बॉक्स सब्सिडी यूज करती है, लेकिन एम्बर आपने लिमिट कर रखी है। तो वहां पे ये चेंज हो जाएगा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। तो वहां पे ये नहीं बोलना कि सर आपने वहां तो ग्रीन और एम्बर और रेड बताई थी, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नामा में और एग्रीकल्चर वाले में, दोनों अलग अलग है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको नामा क्लियर हो गया, नामा इज क्लियर। अब आ जाओ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडीज पे। अभी तक नॉन एग्रीकल्चर पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रीन, ग्रीन में नो एक्शन, ब्लू बॉक्स में भी नो एक्शन। एक्शनेबल है लेकिन ये करते ही बड़ी कम कंट्रीज यूज है, और वो कभी कोई इसको वो नहीं करती, ब्रीच नहीं करती जो लिमिट्स है, इसलिए ये भी, इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जो एम्बर बॉक्स है,
एम्बर बॉक्स को आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एम्बर बॉक्स को आपको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस भी किस पे करना है, डी मिनिमस लेवल या डी मिनिमस लिमिट। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। यही सारा डिस्कशन जो चलेगा, आप बाली समिट हो या आपकी नैरोबी समिट हो या आपकी ब्यूनोस एयर्स हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज गिवन ऑन एग्रीकल्चर। ये जो आप फूड सब्सिडी दे रहे हो 67% पॉपुलेशन को, आप फ्री में किसान को सीड्स दे रहे हो, फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, या डीजल सब्सिडी दे रहे हो, एक्सेट्रा, इन पे डब्ल्यूटीओ में यूएस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया से, ठीक है। तो यूएस ने इस चीज को लेके डब्ल्यूटीओ में हमारे खिलाफ क्या, सारी डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ केस है कि भाई ये अपनी फूड सब्सिडी या एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ये बहुत ज्यादा देते हैं। आपको क्या करना है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज एक लिमिट फिक्स की हुई है उन्होंने, उस लिमिट को कहते हैं डी मिनिमस लिमिट। जो लिमिट इन्होंने फिक्स की हुई है उसको कहते हैं डी मिनिमस लिमिट। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इससे बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। तो डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है, ये यूएस वगैरह वहां गए तो डब्ल्यूटीओ बोलता है कि इसको आप रिड्यूस करो, और रिड्यूस करके इसको किसके पास में लेके आओ, डी मिनिमस लिमिट पे। लेकिन इंडिया, चाइना, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, दे हैव ऑब्जेक्शन टू इट। जैसे हमने पेरिस एग्रीमेंट में हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई रायता आपने फैलाया, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो आप रेस्पॉन्सिबल हो तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप हमें टेक्नोलॉजी दो, आप हमें पैसा दो, हम तो कोल यूज करेंगे क्योंकि अभी हम तो डेवलपिंग स्टेज में, आपने तो डेवलपिंग स्टेज पार करके डेवलप में पहुंच गए, आप तो रिन्यूएबल एनर्जी अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे कि भाई हमारी गरीब जनता है, इतनी पॉपुलेशन है, उनको खाना तो खिलाना ही है, तो 67% को देनी ही पड़ेगी आपको, हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन दे रहे हैं। तो इसको लेके बहुत सारा आपका डिस्कशन है, वो हम आगे बाली समिट में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन गोल्स विथ डिफरेंशिएटेड नहीं होता, उसका नाम है सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, सीबीडीआर, दैट इज नोन एज सीबीडीआर। तो सारा जो आपका पेरिस एग्रीमेंट, जो एनवायरमेंट है, जितना भी एनवायरमेंट आप पढ़ लो, उसमें दो ही चीजों पे सारा डिस्कशन है। फर्स्ट इज सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन क्यों, बिकॉज अर्थ इज कॉमन टू अस, ठीक है, अर्थ पे हम रहते हैं तो अर्थ कॉमन है, तो उसके लिए सबका फर्ज बनता है कि इसको सेव करो। लेकिन सेव करने में डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, क्योंकि डेवलप ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है तो उनका ज्यादा रोल बनता है, और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड का रोल कम बनता है। दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। सेकंड इज लॉस एंड डैमेज। इन दो को लेकर सारा डिस्कशन। जो चीज डैमेज हो चुकी है उसके लिए पैसा कौन पे करेगा उसको सही करने के लिए, या जो चीज लॉस हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बहुत सी प्रजातियां एक्सटिंक्ट भी हो गई, उनके लिए कौन पे करेगा भाई, उसके लिए भी डेवलप्ड कंट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए भी उनको पे करना है, दे हैव टू पे। सो सारे डिस्कशन इन दो के आसपास होता है, सीबीडीआर एंड लॉस एंड डैमेज कंसेप्ट, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है कि इन दोनों के लिए डेवलप्ड को रेस्पॉन्सिबल है, और डेवलप्ड बोलता है कि आज की डेट में चाइना सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, फिर इंडिया कर रहा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो डेवलपिंग है, वो कोल बहुत यूज करते हैं, तो उनका ज्यादा वो बनता है। तो कहते हैं तुम कर चुके हो पहले ही, उससे तुमने ग्लोबल वार्मिंग की है, तब तुमने कर लिया तो अब हम कर रहे हैं, तो तुम हमें रोक रहे हो, ठीक है। और अगर रोकना चाहते हो तो हमें नई टेक्नोलॉजी दो, पैसा दो, ठीक है। तो इन दो चीजों को लेके सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है एनवायरमेंट में, ठीक है। ओके, तो ये तीन तरह की आपकी सब्सिडीज है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, एंड थर्ड इज योर ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आज बहुत टाइम है, आज ऑफिस लेट जाना है, आज बहुत टाइम है, आज पढ़ाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा पॉलिटी का टाइम भी खाएंगे। फर्स्ट एग्रीमेंट गेट हो गया,
ठीक है, फर्स्ट एग्रीमेंट गेट हो गया। सेकंड इज ऑन सर्विसेज, तो सर्विसेज वाले को बोलते हैं गेट्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, आपका जो गेट बनाया था उसमें सर्विसेज नहीं थी ना भाई, इसलिए उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आया। तो डब्ल्यूटीओ का पहला एग्रीमेंट गेट है और दूसरा एग्रीमेंट है गेट्स। तो गेट्स किस लिए किया गया है कि सर्विसेज जो है उसमें कोई वो ना हो कि मतलब किसी तरह का डिफरेंशिएशन हो, सब एंजॉय करें। ठीक है, टू एंश्योर दैट ईच कंट्री एंजॉयज द सेम प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रेड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि हम आईटी इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं तो हमारी आईटी इंडस्ट्री पे किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, ठीक है, कि आप ये सर्विसेज हमारे यहाँ करोगे तो इस पे इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब फेयर होना चाहिए सर्विसेज। क्योंकि आपको पता है इंडिया में तो आपका गुड्स में तो हम नेगेटिव है, लेकिन सर्विसेज में हम पॉजिटिव है। और उसके लिए अब हम आईएफएससी भी ला रहे हैं, एक तो ले आए दूसरा भी लाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए कौन सा है, गेट्स। पहले गेट सिर्फ गुड्स के लिए था, अब सर्विसेज के लिए भी एक है गेट्स। फिर आ जाओ थर्ड पे। थर्ड है एग्रीमेंट ऑन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट वगैरह से रिलेटेड। तो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल क्या है, बाय इंटेलेक्ट, जो चीज आपने इंटेलेक्ट से डेवलप की है। मतलब कोई नई चीज आपने बनाई, ठीक है, कोई नई नई मेडिसिन आपने बनाई, या आपने अपने इंटेलेक्ट से कोई सॉन्ग लिखा उसको गाया, ठीक है, या आपने कोई बुक लिखी अपने इंटेलेक्ट को यूज करके, तो उस पे आप आईपीआर, ठीक है, फाइल कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी पे पेटेंट मिलेगा, किसी पे कॉपीराइट मिलेगा, कोई ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, तो जो आईपीआर है, आईपीआर तो एक आपकी क्या है, अम्ब्रेला टर्म है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, तो इट इंक्लूड्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आईपीआर सच एज कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, geographical indications, industrial designs, trade secrets, etc. अब यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है, मेंस में। मेंस में उसने पूछा था कि पेटेंट्स, कॉपीराइट और शायद तीसरा ट्रेडमार्क से रिलेटेड था, ट्रेडमार्क था या फिर आपका शायद जीआई था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर का, ठीक है, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है सबको। और मेंस में कहां से पूछ चुका है, यहाँ से जीआई से। जीआई से तो आपको भी क्वेश्चन आ सकता है, जीआई से। तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये सब चीजें आती है। वैक्सीन पे ही होता है पेटेंट का इशू ज्यादातर, ठीक है ना, वैक्सीन पे ही होता है। ठीक है, क्यों, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। वैक्सीन पे इसलिए होता है क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए R&D करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैंने मान लो कोई वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन को मैं बेचूंगा तो मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, तो मैं तो उस वैक्सीन को महंगा ही बेचूंगा ना, कॉस्टली होगी। अब वो कॉस्टली वैक्सीन इंडिया में क्या सब अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें सस्ता दो। ये सस्ता नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, इसका जेनेरिक वर्जन बनाना शुरू कर देंगे। ये फिर हमारे खिलाफ कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसको पता है डब्ल्यूटीओ जाके तो कोई फायदा है नहीं, वो तो ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चलते रहता है हमारे खिलाफ। लेकिन हम बोलेंगे कि भाई हमारी पब्लिक को बचाने के लिए हमने इसका जेनेरिक वर्जन बनाया। तो इसको कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये जो प्रोसेस है इसको आगे पढ़ते हैं अभी, कंपलसरी लाइसेंस। पेटेंट का सबसे ज्यादा इश्यू चलता है इसीलिए, इसलिए इंडिया को और चाइना को, ठीक है, यूएस क्या बोलता है, पेटेंट ब्रेकर, कि कोई भी पेटेंट है उसको तोड़ के
और अपनी वैक्सीन बनाना शुरू कर देते हैं। पेटेंट को लेके यूएस हमेशा चाइना और इंडिया को बोलता रहता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम गरीब, यहाँ पे गरीबी इतनी ज्यादा है। अब किसी को कैंसर हुआ, वो गरीब आदमी है, तो वो क्या 1 लाख की मेडिसिन अफोर्ड कर पाएगा महीने की? नहीं। अभी आगे देखते हैं कि कैसे होता है, क्या क्या केस हुए, 1-2 केस देखते हैं, ठीक है, मजेदार केस है। ऐसे ही करते हैं ये जो फार्मास्यूटिकल्स वाले होते हैं ना, ये बहुत पैसा कमाते हैं फार्मा में सबसे ज्यादा। मैंने आपको कहा ना, फार्मा और लिकर, दवा और दारू, इन दो का बिजनेस ऐसा है जो कभी आपका रिसेशन में नहीं जाता है, ठीक है। केमिस्ट, कभी आपने देखा है कि किसी मेडिसिन का ऐड आता हो? नहीं। पहले आता था सैडोन वगैरह का, लेकिन आजकल आता है आप सबके लिए, आप सीधे केमिस्ट के पास चले जाते हो, इसके लिए कोई ऐड आता हो? नहीं। इन दोनों के बाद ऐसे लोग जाते हैं। और अभी आप देख लो, लॉकडाउन में भी ये भले ही सिर्फ बंद हो गई हो, लेकिन ये फिर भी खुली हुई है, 24 आवर्स अलाउ। और फार्मा में इतना ज्यादा मार्जिन होता है कि अगर कोई आपकी एलोपैथिक मेडिसिन है, अगर वो आपकी 100 रुपए की है मान लो, और उसी का जेनरिक वर्जन आप खरीदने जाओगे तो वो जेनरिक वर्जन 30 रुपीज का है। मैं यहाँ जेनरिक लेता हूँ ना मुंबई में, मुझे पता है, वही चीज आपकी 100 में और उसका जेनरिक 30 में। एफिकेसी दोनों की सेम है, एफिकेसी दोनों की सेम है, लेकिन यही है कि फार्मा वाले जो है, उनकी पूरी लॉबी है ना भाई, वो जेनरिक नहीं बनाने देते। अगर जेनरिक वर्जन हो सबका तो फिर वो बहुत सस्ती है, ठीक है। आप भी कभी जाओ केमिस्ट के पास तो उससे जेनरिक वर्जन मांगा करो। ये क्या होता है, डॉक्टर जेनरिक वर्जन लिखते ही नहीं है, क्योंकि उनका कमीशन होता है यहाँ से। बाबा रामदेव ने जो बोला वो गलत बात थोड़ी ना बोली है, ये भी तो चोरी करते हैं, ठीक है। जो मूवी है गब्बर, उसमें जो दिखाया गया है वो काफी हद तक सही है। ऐसे ही पैसा लूटते हैं, मैंने तो देखा है एग्जाम्पल। हमारे वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, एसके सोनी हॉस्पिटल, जयपुर में। वहां पे सेम गब्बर वाली स्टोरी घट गई। एक कोई था बंदा, उसके घर में किसी की डेथ हो गई। उसने क्या किया, वो डेड बॉडी को लेके और एसके सोनी हॉस्पिटल पहुंच गया, बोला इसको एडमिट करा दो। उसको तो पता है डेथ हो गई, उन्होंने उसको एडमिट कर दिया। और एडमिट करने के बाद बोला इसकी सांस चल रही है और इसको है ना, इसका ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे डिमांड किया, इससे पैसा जो बंदा लेके आया, ठीक है। इसने सारा वो रिकॉर्ड करके, और ये एसके सोनी हॉस्पिटल बहुत न्यूज में रहता है इसी वजह से, गब्बर वाली यहाँ पे घटना करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब बाबा रामदेव ने कोई बहुत गलत बात तो नहीं की, लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। जेनरिक वर्जन बहुत सस्ता होता है। अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे कंपलसरी लाइसेंसिंग में और इसमें गिलीवैक के केस में, ठीक है। तो एग्रीमेंट रिलेटेड टू योर आईपीआर, ठीक है। अभी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। मेरा शायद इंटरनेट कनेक्शन में बीच बीच में कुछ इश्यूज होते हैं, इस वजह से वॉइस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। देखो, वैसे ये कॉपीराइट, ये पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद से पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे स्लाइड्स बनाई है तो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा खुद पढ़ेगा, क्योंकि हर चीज पढ़ाने के लिए फिर यूनिट टाइम, ठीक है। और टाइम एक लिमिट दी जाती है हमें भी कि आपको इतने लेक्चर्स में खत्म करना है। वो तो मैं थोड़े ज्यादा लेक्चर्स ले लेता हूँ समझाने के लिए। दिल्ली में आप जाओगे तो वहां पे उनको दिया होता है कि आपको 30 या 35 लेक्चर्स में खत्म करना है, तो वो फिर घास काटते हैं, ठीक है। आप दिल्ली की कोचिंग के लेक्चर्स पढ़ोगे और यहाँ के पढ़ोगे, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आपको नोट्स में ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग दिल्ली जाते हैं, क्यों? वही है मेंटेलिटी, ठीक है। दिल्ली नहीं गए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जम्मू में बैठे बैठे भी लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक, गाँव में बैठे बैठे भी लोग सेलेक्ट। तो पेटेंट्स जो होते हैं वो एक नए इन्वेंशन के लिए दिए जाते हैं, मतलब इन्वेंशन के लिए। किसी भी तरह का आपने नोवल इन्वेंशन किया जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, आपने कोई नई मेडिसिन खोजी, या फिर आपने कोई नई, मान लो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज बना दी, नई आपने कार बना दी जो आपकी किससे, हवा से चलती है मान लो, ठीक है। हवा से लेती है पावर और चलती है, ठीक है। तो इस तरह की आपने कोई नया इन्वेंशन किया, ठीक है। आपने कोई नई चीज बनाई जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अभी कोरोना में चल रहा है,
ठीक है, तो ये आपने कोई नई चीज बनाई जो एयर को प्यूरिफाई करती है, ठीक है, आप वो नोवल इन्वेंशन होना चाहिए, मतलब वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए और वो पहले ना हुआ होगा ऐसा इन्वेंशन, ठीक है, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिल जाता है। तो पेटेंट मिलता है जनरली 20 साल के लिए, और सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिसिन के लिए ही होंगे फार्मा में, इसलिए फार्मा में सबसे ज्यादा आपके इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी अलग अलग तरह की होती है उसके लिए, जैसे अभी आपकी एड्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कल को किसी ने अगर एड्स के लिए मेडिसिन बनाई तो उस पर पेटेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करते हो। तो पेटेंट आपको 20 साल के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी प्राइस रिकवर कर दो, ये भी जरूरी है ना, नहीं तो आप प्राइस रिकवर नहीं करोगे तो आप आगे से कभी ऐसा करोगे ही नहीं, आप आर&डी करोगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप प्राइस को रिकवर कर लो, इसलिए आपको पेटेंट दिया जाता है 20 साल के लिए। 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं पैसों के भूखे, वो 20 साल पेटेंट करवाते फिर उसके बाद वापस से रीअप्लाई कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे रीअप्लाई करने वाला कंसेप्ट नहीं है, दोबारा से थोड़ा पेटेंट मिलेगा, 20 साल के लिए दे दिया, 20 साल में कमा लो। लेकिन कई लोग इसमें भी झोल करते हैं, वो आगे देखेंगे क्या झोल करते हैं, ठीक है, तो 20 साल के लिए दिया जाता है पेटेंट, ठीक है। और पेटेंट देने के लिए क्या होना चाहिए, पेटेंट जिसमें आप ले रहे हो वो नोवल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, और मस्ट शो इंजेन्युइटी, मतलब ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि कोई भी बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो पहले ना बना, उस पर आपको पेटेंट दिया जाता है, ठीक है। आपके पास किसी भी तरह का पेटेंट है, जैसे कई लोग थे जिन्होंने, जैसे मान लो आप एंजाइम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, अब तो ये इस पे तो पेटेंट फाइल कर दिया गया है, तो ऐसी चीजों पर आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये तो अब हो चुका है, अब आपने कोई नई चीज लाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई अगर एड्स की मेडिसिन अगर आ जाती है तो उसमें पेटेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन अगर किसी ने खोजी है तो उसमें वो पेटेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है, पेटेंटेड ड्रग इस तरीके से। एवरग्रीनिंग ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एवरग्रीनिंग पढ़ेंगे, एवरग्रीनिंग प्रॉब्लम है आगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं समझा, आगे समझते हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं, पेटेंट्स हो गया। अब पेटेंट्स में क्या इश्यूज है, तो पेटेंट में दो इशू, इस पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। पेटेंट्स के साथ पहला है कंपलसरी लाइसेंसिंग का इशू, एज सेकंड इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। कंपलसरी लाइसेंसिंग का फेमस केस है बेयर्स, नेक्सावार एंड नाटको फार्मा केस, और नोवार्टिस गिलीविक केस है आपका एवरग्रीनिंग से रिलेटेड। तो पहला क्या है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, समझो पहला केस, ये बेयर एक फार्मा कंपनी है, इसने एक ड्रग बनाई नेक्सावार, इसके लिए लीवर एंड किडनी कैंसर, कैंसर लिख देते हैं, ठीक है, लीवर और किडनी कैंसर के लिए बनाई, कैंसर के लिए बनाई, लीवर और किडनी कैंसर के, इतना स्पेसिफिक जाने की जरूरत थी कि कौन सा कैंसर था, आप इतना याद रखो कैंसर के लिए बनाई, लीवर और किडनी, किसी स्पेसिफिक कैंसर के लिए ड्रग बनाई। और वो मान लो ये इसने बेचना शुरू किया 120 टैबलेट एक महीने की, ठीक है, 120 टैबलेट एक महीने की मेडिसिन है, 120 टैबलेट, और उसके लिए ये चार्ज कर रहा था 1,20,000, मान लो कितना चार्ज कर। अब क्या कोई गरीब आदमी जिसको लीवर या किडनी कैंसर हुआ है वो एक 120 टैबलेट 1,20,000 हर महीने के खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो गवर्नमेंट ने इसको बोला कि हमें जेनरिक वर्जन बनाने की परमिशन तो इसने नहीं दी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट, दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस समय पे वो क्या करती है, किसका यूज करती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग का। कंपलसरी लाइसेंसिंग का, और ये हमें कौन अलाउ करता है, हमारा पेटेंट एक्ट, अवर पेटेंट एक्ट 1970 अलाउज फॉर दिस, हमारा पेटेंट एक्ट अलाउ करता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग में हम क्या करते हैं, इससे पूछे बिना जो पेटेंट होल्डर है, ये पेटेंट होल्डर है,
विदाउट आस्किंग द पेटेंट होल्डर, जरूरत ही नहीं पूछने की, पब्लिक इंटरेस्ट है। हम किसी भी कंपनी को वो ड्रग बनाने की परमिशन दे सकते हैं, उसका जेनेरिक वर्जन, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो हमने किसको दिया, नाटको फर्मा, फर्मा को ये परमिशन दी। नाटको फर्मा ने सेम जो ड्रग है उसका जेनेरिक वर्जन बनाया और उसने 120 टैबलेट बेची पर मंथ 9,000। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये बेयर वाला कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। वो किसके फेवर में देगा डिसीजन, हमारे फेवर, क्योंकि कंपलसरी लाइसेंसिंग हमारे पेटेंट एक्ट में लिखा है। In the larger public interest, we can go for compulsory licensing, where without asking the patent holder, we can give permission to a new pharma company to produce the generic version of that drug and sell it at a lower price, so that it is affordable by a large section of the population. That is the intent of your compulsory licensing. Whenever larger public interest is involved, then the government has the discretion. Is it clear? क्लियर हो गया आपको? कंपलसरी लाइसेंसिंग ये यूनिक है हमारे इसमें, ठीक है। ठीक है जी, ये क्लियर आया आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाटको फार्मा और बेयर, तो बेयर बनाती थी नेक्सावा, उसका नाटको फार्मा ने जेनेरिक वर्जन बनाया। इसलिए आपको कहता हूँ, जाओ डॉक्टर के भी जाओ तो उसको बोलो सर जेनेरिक वो लिख दो, जेनेरिक वर्जन लिखो ना, इसमें आपको भी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। जेनेरिक ड्रग कंपनीज भी प्रमोट होंगी तो वो आगे और बना पाएंगी, और ये जो आपका नेक्सस है फार्मा कंपनीज का वो भी टूटेगा। तो पहला इज क्लियर, कंपल्सरी। सेकंड इज एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या है, समझो इस बात। पहली बात तो जो हमारा पेटेंट एक्ट है, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 3D। ठीक है, वो एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउ नहीं करता है। तो अंडर आवर पेटेंट एक्ट सेक्शन 3D डज नॉट अलाउ फॉर एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। पहली बात तो ये, तो हमारे यहाँ एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउड नहीं है। पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई। अब समझो एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या हुआ। क्या हुआ, ये नोवार्टिस एक फार्मा कंपनी, इसने एक कैंसर ड्रग बनाई ग्लीवैक, ठीक है, ग्लीवैक। और ये किस चीज की, ब्लड कैंसर के लिए थी, ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर वो इंपॉर्टेंट है, ये कैंसर की ड्रग थी। अब इसने क्या किया, इससे पहले ही इस पे 20 साल का पेटेंट था, पहले ही वो पेटेंट आपका एक्सपायर कर गया, 2007 में एक्सपायर कर गया। इसने क्या किया, इस ग्लीवैक में, मतलब ये जो था, आपको पता है कि मेडिसिन क्या होती है, कंपाउंड ही तो होती है, स्ट्रक्चर होता है अलग अलग सॉल्ट का। इसने क्या किया, थोड़ा सा उसमें चेंज किया, एक सॉल्ट थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करके इसने वापस से किसके लिए अप्लाई कर दिया, पेटेंट के लिए। 20 साल खत्म हो गए तो इसने वापस से उसको कि मुझे और 20 साल के लिए पेटेंट चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या बोला कि भाई तुमने नई चीज तो ये बनाई नहीं है, ये तो तुमने क्या किया, एग्जिस्टिंग जो चीज थी उसके में थोड़ा सा चेंज किया है, और तुम 20 साल का पेटेंट चाहते हो। तो हमारा जो गरीब आदमी है वो कैसा, क्योंकि एक बार पेटेंट खत्म हो गया तो आप जेनेरिक वर्जन बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो, कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर चीज में हम कंपलसरी लाइसेंसिंग यूज करेंगे तो फार्मा कंपनीज क्या है, हमारे यहाँ पे आएंगी ही नहीं, वो हमें दवाइयां ही नहीं देंगे, वो बोलेंगे हर चीज में तो आप जेनेरिक बनवा देते हो। हर चीज में हम भी जेनेरिक नहीं बना सकते, हमारे पास भी लिमिटेड कैपेसिटी। इसलिए हम हर चीज में कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए नहीं जाते, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वहीं जाते। तो हम इसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए नहीं जाना चाहते थे, तो हमने ग्लीवेक को बोला भाई हम इस पे आपको पेटेंट नहीं दे सकते। तो ग्लीवेक ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चली गई कि भाई हमारा ये नई चीज है। फाइनली 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में दिया डिसीजन, हमारे फेवर में, कि भाई जो पेटेंट एक्ट है 1970, इट डज नॉट, इसका सेक्शन 3D, इट डज नॉट अलाउ फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स।
आप कोई नई ड्रग बनाते अलग बात है, आपने तो एग्जिस्टिंग ड्रग में ही थोड़ा सा चेंज करके यू हैव टू रीअप्लाइड, यू हैव रीअप्लाइड, दैट इज अनएथिकल। हम फिर उसका जेनेरिक वर्जन कैसे बनाएंगे, गरीब लोगों को कैसे कैटर करें, तो दिस इज रॉन्ग। और अब जो आपका नैरोबी जो सबमिट हुई है 2015 में, इसमें यही बात की गई है कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को बंद करना है, इसको अलाउ नहीं करना है। कोई भी कंट्री एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। और फार्मा कंपनीज को भी बोला जाएगा एवरग्रीनिंग इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि एवरग्रीनिंग से आप एक ही चीज पे बार बार पेटेंट लेते जा रहे हो, 20 साल बहुत होते हैं भाई रिकवर करने के लिए अपनी मनी। पेटेंट इज गिवन फॉर 20 years, उसमें आप रिकवर कर लो। तो दीज आर टू योर केसेस, कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। न्यूज़पेपर में बहुत आता रहता है, इन वर्ड्स को बहुत यूज करता है न्यूज़पेपर, ठीक है, हटा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन 3D डज नॉट अलाउ फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। ये आपका पेटेंट हो गया, ठीक है जी। अब आ जाओ कॉपीराइट पे। कॉपीराइट तो आप सुनते रहते होंगे, जैसे नुसरत फतेह अली खान है, उसके गाने पे कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉपीराइट ऐसा है, वो गाना मुझे कौन सा प्रोड्यूस करना है, और अगर मुझे करना भी तो मैं इसकी परमिशन ले लूंगा, इसको थोड़ी सी रॉयल्टी दे दूंगा, तो कॉपीराइट कैन बी ग्रांटेड फॉर लाइफ टाइम। मैंने कोई बुक लिखी, उस पर कॉपीराइट लेना है लाइफ टाइम के लिए, दूसरे को अगर उस बुक पे मूवी बनानी है तो वो मेरे से परमिशन ले लेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया सच एज एन आर्टिस्टिक वर्क, कोई आपने सॉन्ग लिखा, कोई आपने बुक लिखी, उस पर आप ले सकते हो कॉपीराइट। एक एग्जांपल देखते हैं, कुकिंग बुक। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इज नॉट प्रोटेक्टेड, प्रोसेस इज नॉट प्रोटेक्टेड। आपने एक कुकिंग बुक लिखी, उस पर आपको कॉपीराइट, लेकिन उस कुकिंग बुक पे आपको कॉपीराइट है, उसको कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेम चीज है। लेकिन कुकिंग बुक में जो लिखा है तरीका खाना बनाने का, हाउ टू कुक, कुछ भी चीज मुझे कुक करनी है, मान लो उसमें आपका राजमा ही बनाने का रेसिपी लिखी है, तो मैं उस बुक से पढ़ के उस तरीके से राजमा बना सकता हूँ, या उस तरीके से राजमा बनाने की विधि यूट्यूब पे समझा सकता हूँ, उस पे आपको कॉपीराइट नहीं है। प्रोसेस पे कॉपीराइट नहीं होता है। कॉपीराइट किस पे? आपको उस बुक पे कॉपीराइट है। यू डोंट हैव एनी कॉपीराइट ऑन प्रोसेस, वो मैं कर सकता हूँ, या उस पे मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वो सेम बुक में पब्लिश नहीं कर सकता विद सेम वर्ड्स, ठीक है। उस बुक का मैं यूज करके, ठीक है, अपने वर्ड्स में कुछ चीजें समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे अब लक्ष्मीकांत है, मान लो लक्ष्मीकांत पे उसने कॉपीराइट लिया हुआ है, तो लक्ष्मीकांत में सेम बुक पब्लिश नहीं कर सकता, लेकिन उससे मिलती जुलती, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट में चेंज करके, या फिर मैं उस बुक के वीडियोस बना सकता हूँ यूट्यूब पे, उनको मैं पब्लिश कर सकता हूँ। लेकिन वर्ड टू वर्ड में अगर लक्ष्मीकांत से छाप के यूट्यूब पे भी डालते हो कहीं पे भी, तो उस पे वो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो कॉपीराइट आपके प्रोसेस पे नहीं होता, कॉपीराइट किस पे होता है? आपका पर्टिकुलर बुक पे जो आपको मिला है वो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कुकिंग बुक का, ठीक है जी। इसको हटा देते हैं, कॉपीराइट इज कंप्लीट। अब आ जाओ आप, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को आपको पता ही है, ठीक है, आप जाते हो जीन्स वगैरह लेने, ब्रांड वगैरह, तो इट अप्लाइज टू कॉमर्शियल नेम्स, फ्रेजेस एंड लोगोस। अलग अलग बैंक के, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग लोगोस होते हैं, कमर्शियल नेम्स होते हैं, अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे यस बैंक का अलग फ्रेज होगा, तो वो आप क्या करते हैं, उस पर ट्रेडमार्क से आपको पता चल जाता है, ठीक है। एडिडास का अलग है, नाइकी का अलग है, ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो जस्ट डू इट टाइप है, तो ट्रेडमार्क आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है जी। तो ट्रेडमार्क हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज योर जीआई टैग, ठीक है। जीआई खत्म करता हूँ, उसके बाद क्लास जीआई पढ़ाऊंगा, जीआई खत्म करना पड़ेगा। तो जीआई देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको दिया जाता है? जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई चीज प्रोड्यूस की जाती है, पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाई जाती है,
जैसे कश्मीर का सैफरॉन, कश्मीर में ही वो होता है, तो उस पर जीआई टैग मिल सकता है। ठीक है, रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला, उस पर मिल सकता है। ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं होती वो चीज, सेम चीज, उस पर जीआई टैग दिया था। जीआई टैग देने का मतलब ये है कि आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई, और दूसरी बात क्या है, वो फेमस भी हो जाएगी जीआई टैग मिलने के बाद कि ये चीज स्पेशलिटी है इस जगह की। तो उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वहां के लोगों को फायदा होगा, और फिर बाहर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जीआई टैग देने का ये मतलब है। तो जीआई टैग क्या है आपका, the GI tags are given as per the geographical indication of goods act 1999। ये है हमारा geographical indication of goods act 1999। अब यूपीएससी ने क्या पूछा था कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में जो आपका जीआई टैग दिया जाता है उससे कौन सी बॉडी डील करती है, तो विच बॉडी डील्स। अभी हम सब डब्ल्यूटीओ के अंडर पढ़ते हैं, कौन सी बॉडी डील करती है, डब्ल्यूटीओ। दैट वाज द आंसर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था पहले। GI tags are issued by the Geographical Indication Registry under the Department of Industrial Promotion and Internal Trade। याद रखना, DPIIT के अंडर आते हैं, और DPIIT किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन होने के बाद यहाँ से चेयरमैन हट गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, टर्म पूरी हो गई, उसके बाद उनको डीपीआईआईटी का सेक्रेटरी बनाया गया था। आपको याद हो तो अभी उन्होंने ऑक्सीजन, जितनी भी आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ी है, या जो भी ऑक्सीजन को लेकर जितने डिसीजंस लिए गए वो उन्हीं के लिए गए थे। तो उनका नाम था श्री गुरु प्रसाद महापात्रा, आईएएस थे। तो उनको भी कोविड हो गया, जब तक उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम था तब भी वो काम करते रहे, फिर जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और अभी रिसेंटली वो एक्सपायर कर गए। तो आप जितना भी ऑक्सीजन का यहाँ पे डिमांड देख, जितनी भी सप्लाई देख रहे हो ऑक्सीजन की, जो आपकी हर हॉस्पिटल में या फिर जहाँ पे भी इंडिया में हर जगह जो की गई है, वो सारी की सारी इनके एफर्ट्स की वजह से। ही इज नो मोर नाउ। तो ये सेक्रेटरी थे डीपीआईआईटी के। ठीक है, तो आप भी केएस बनोगे, आईएएस बनोगे, तो इंडस्ट्री में आपके जाते हो, वहां पे बन के जाते हो आप, तो वहां पे आपको ये सब देखना होता है। ठीक है, तो ये आईएएस थे, तो वहां का सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है, तो डीपीआईआईटी, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देखती है डीपीआईआईटी के अंडर, डीपीआईआईटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin। जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहां की वजह से उनमें वो क्वालिटी होती है। इन ऑर्डर टू फंक्शन एज ए जीआई, a sign must identify a product as originating in a given place। The government of India recently provided GI tag to तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना, याद रखना, एंड सोरई फुवार पेंटिंग ऑफ झारखंड। ठीक है, ये दो याद रखना, और भी है, आगे देखते हैं। ये आपके जीआई टैग है, कुछ फेमस। ठीक है, कुछ फेमस जीआई टैग्स हैं जिन पे जगह, बासमती राइस पे अल्फांसो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, पैठानी एंड बनारस साड़ी, फेनी लिक्वर फ्रॉम गोवा, लोनावला चिक्की, तिरुनवेली हलवा, मैसूर रसम। ठीक है, इन पे आपको जीआई टैग मिला हुआ है। और देखते हैं आगे, आपके कश्मीर का भी जिक्र है। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, दार्जिलिंग टी को, याद रखना। कब मिला, 2004-5। देखो ये मेरे को नहीं पढ़ानी थी ये चीजें इकोनॉमी में, कि आपको खुद पढ़ना था, लेकिन अब मैंने आपके लिए बना दी। तो दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट गॉट ए जीआई टैग, और टिल नाउ approximately 365 products have been added to the GI list, ये भी याद रखना है। और रिसेंटली कश्मीर सैफरॉन और मणिपुरी का ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, दे हैव गॉट द जीआई टैग। ऐसे तो 365 पे सब तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। एग्रीमेंट्स और डिस्प्यूट सेटलमेंट कल देखेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट और डिस्प्यूट सेटलमेंट कल देखेंगे। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, कोई डाउट है यू कैन आस्क।